आज का हमारा टॉपिक है गॉसेस लॉ, या बहुत समय इसको गॉसेस थ्योरम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो गॉसेस लॉ या थ्योरम को समझने के पहले दो टर्म हम लोग को जानना पड़ेगा। पहला टर्म है एरिया वेक्टर और दूसरा टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे जूनियर क्लासेस में हम लोग स्टडी किए जो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, बट यहाँ पर हम लिखे एरिया वेक्टर। अगर एरिया को अगर हम ट्रीट करेंगे एज ए वेक्टर तब कुछ इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो एरिया का डायरेक्शन होगा किधर? अगर ये हमारा एक सरफेस है, सरफेस ये अगर एरिया का मैग्नीट्यूड अगर लेंथ इनटू ब्रेथ अगर है तो इसका जो डायरेक्शन होगा इस सरफेस का परपेंडिकुलर, इस सरफेस का परपेंडिकुलर, और वो होगा आउटवर्ड की तरफ। तो एरिया वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं, अगर ये पूरा एरिया अगर ऐसे इसका एक छोटा पार्ट है ds और इसको अगर हम वेक्टर की तरह अगर ट्रीट करें तो दो पार्ट रहेगा, ये होगा मैग्नीट्यूड इसका और एम के पता है हमारा डायरेक्शन। तो ये हुआ हमारा एरिया वेक्टर। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कोई एरिया से कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो। तो अगर हम ये एरिया अगर हम लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स यहाँ पर हम चार्ज देंगे, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जितना पास होगा वो होगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। ज़्यादा अगर एरिया है तो ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स पास होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा एरिया के ऊपर, एरिया का मैग्नीट्यूड के ऊपर। दूसरा ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मजबूत है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मजबूत है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत ही क्लोज होंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मजबूत है मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, और दूसरा है वो एरिया कितना है। लेकिन यहाँ पर डॉट डाले हम, तो डॉट को अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास आएगा, इसको हम लिख सकते हैं ई ds cos थीटा, और ये जो थीटा है ये एंगल है हमारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तो एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया का मैग्नीट्यूड के ऊपर, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा, और दोनों के बीच में कितना एंगल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम ऐसा रखें सोचिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इसी को जब हम ऐसा कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही कम हो जाएगा। इसको ऐसा करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा मैक्सिमम, ऐसे करेंगे तो थोड़ा घट रहा है, ऐसा कर रहे तो और घट रहा है, एकदम ऐसा अगर कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं के बराबर होगा, जीरो हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा हमारा एंगल थीटा के ऊपर। तो ये एक हम एरिया ले रहे हैं जिसका टोटल एरिया है, इसका एक छोटा पार्ट हम ले रहे हैं, उस छोटा पार्ट का नाम हम दिए ds, और उस छोटा पार्ट का जो डायरेक्शन है इस सरफेस का परपेंडिकुलर। मान लीजिए सरफेस ऐसा है जो इसका डायरेक्शन है इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है हमारा थीटा। यहाँ पर जो लिखे हैं ये जो थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, ये थीटा 0 भी हो सकता है, थीटा हमारा 90 डिग्री भी हो सकता है, 30, कुछ भी एंगल हमारा हो सकता है। तो अगर हम थीटा को 0 ले लें, थीटा को 0 का मतलब ये अगर एरिया है तो इसका डायरेक्शन होगा इसका परपेंडिकुलर इधर, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी जा रहा है इधर, तो एंगल होगा हमारा 0 डिग्री। मीन्स जिधर एरिया वेक्टर है उधर ही इलेक्ट्रिक, देखने से ये लग रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ एंगल कितना बन रहा है, ये देखने से लग रहा है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। लेकिन नहीं, इस सरफेस के साथ एंगल बन रहा है 90 डिग्री। लेकिन एरिया को जैसे हम लोग माने एरिया वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस सरफेस का परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है इधर, तो एंगल होगा 0 डिग्री। इस अवस्था में एंगल होगा 0 डिग्री, और एंगल अगर 0 डिग्री है तो फ्लक्स जो होगा ई ds cos 0 डिग्री, cos 0 बराबर 1,
तो फ्लक्स होगा ई डी एस, ई अगर कांस्टेंट है तो डी एस का इंटीग्रेशन होगा एक्स एस और फ्लक्स होगा हमारा मैक्सिमम। तो यहाँ पर जैसे छोटा एरिया के लिए छोटा फ्लक्स होगा, अगर पूरा एरिया के लिए निकालना चाहेंगे तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी फाई का इंटीग्रेशन होगा फाई, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा है, ये पूरा एरिया का फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स का फार्मूला होता है ई डॉट डी एस, या सिंपली छोटा एरिया के लिए फ्लक्स होगा छोटा, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो फ्लक्स 0 डिग्री में मैक्सिमम होगा, 90 डिग्री में फ्लक्स होगा हमारा 0। तो फ्लक्स का यूनिट अगर कोई पूछे तो क्या यूनिट होना चाहिए? फ्लक्स में ई है और एरिया है, तो ई का यूनिट होता है हम लोग जानते हैं न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होगा हमारा वो होगा हमारा क्या, न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और एरिया का जो यूनिट है हमारा, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर इंटू कूलम इनवर्स। आप लोग जानते हैं न्यूटन मीटर ये यूनिट होता है, न्यूटन इंटू मीटर मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो होता है वर्क। तो न्यूटन मीटर को हम जूल भी लिख सकते हैं, ये बच गया मीटर, ये कूलम इनवर्स, तो ये भी हमारा एक यूनिट हो सकता है। ऐसा भी सवाल आ सकता है एग्जाम में आपका, जो एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसा बोलिए जिसका यूनिट होगा जूल मीटर कूलम इनवर्स, जूल मीटर कूलम इनवर्स, तो वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डायमेंशनल फार्मूला भी हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर न्यूटन है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है हम लोग जानते हैं L1 L1 T माइनस T, ये सब इंटर फर्स्ट ईयर में निकाले। मीटर स्क्वायर एरिया का होता है, तो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला होता है हमारा कितना, लेंथ स्क्वायर, कूलम को नीचे कर देते हैं, नीचे कूलम चार्ज का यूनिट होता है, चार्ज इक्वल टू हमारा होता है करंट इनटू टाइम। करंट का होगा एम्पियर और टाइम को लिखते हैं टी, तो क्या होगा M1 L1 और L2 है, तो L3 हो जाएगा, T -2 ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा, और A ऊपर जाएगा तो -1। इस ढंग से, ये तो आप लोग जानते हैं निकालना, तो इस ढंग से हम लोग इसका डायमेंशनल फार्मूला भी हम लोग इजीली डिराइव कर सकते हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है फ्लक्स, क्योंकि दोनों वेक्टर का डॉट करने से हमको फ्लक्स मिल रहा, तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। तो उसमें एग्जाम में फ्लक्स का ऐसा यूनिट कब मैक्सिमम कब मिनिमम होगा, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, स्केलर है कि वेक्टर, ये कुछ चीज़ आ सकता है। तो दो चीज़ हमको जानना पड़ेगा, एक है एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करने से उसका डायरेक्शन किधर होगा, दूसरा है फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ बात गॉसेस ने सामने लाया, और इस लॉ का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, तो आगे का वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। आज खाली ये लॉ हम समझते हैं, बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोलना चाह रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको डिनोट करते हैं फाई से, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। कोई अगर हमारा सरफेस है क्लोज सरफेस में, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा फ्री स्पेस का, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई हम लोग क्या लिखते हैं, फाई इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ई डॉट डी एस, ये तो हम लोग लिखते ही हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, तो इंटीग्रेशन को हमको इसमें एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, ये बताया क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, टाइम्स मतलब उतना टाइम्स उतना बार द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो कोई सरफेस के अंदर में जो टोटल चार्ज होगा उससे अगर एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड कर देंगे तो फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना होगा, मींस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई को लिख सकते हैं ई डॉट डी एस over any closed surface, that is equal to 1 by epsilon naught times the total charge contained in that या enclosed by this closed surface। तो ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। phi equal to तो आप लोग जानते हैं वो वाला होता है e dot ds and that is equal to phi equal to q by epsilon, means इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा
क्यू के ऊपर, टोटल चार्ज के ऊपर। और अगर स्पेस हमारा फ्री है तो फ्री स्पेस का जो हम लोग जानते हैं, फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 होता है, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी तो हर जगह में रहेगा, इसलिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट हम लोग लिए। तो अब इसको हमको प्रूव करना है, तो बहुत ही आसान है प्रूव करना। हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक हमारा क्लोज सरफेस है और स्फेरिकल एक सरफेस, इसको हम लोग गॉसियन सरफेस हम लोग बोल सकते हैं, गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉसेस लोग काम करें। तो गॉसियन सरफेस खाली स्फेरिकल का बात ऐसा नहीं है, ये हमारा सिलिंड्रिकल भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रूव करने के लिए स्फेरिकल सरफेस हम लिए हैं। तो मान लीजिए इसमें टोटल जो चार्ज है उसका यहाँ पर है सेंटर में, ये मान लिया जाए टोटल चार्ज है प्लस क्यू, और इस गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस है एस, और इसका जो रेडियस है हमारा वो है स्मॉल आर। तो सरफेस में एक छोटा सा एरिया हम ले रहे हैं, सरफेस में इस एरिया का नाम दिया ds, और इसका डायरेक्शन होगा सरफेस का ऐसा है, उसका परपेंडिकुलर मींस इधर, और यहीं पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी एज्यूम कर रखा गया। यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है आर कैप, और एरिया का डायरेक्शन होता है एन कैप। तो देखिए आर कैप और एन कैप सेम डायरेक्शन है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। तो फॉर्मूला क्या हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और टोटल चार्ज कितना है क्यू, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है आर, तो आर स्क्वायर, डायरेक्शन किधर है यूनिट पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, तो डायरेक्शन है आर के। लेकिन हमको साबित करना है गॉसेस थ्योरम। तो इस जगह में, इस छोटा सा एरिया में छोटा सा फ्लक्स कितना होगा, डी फाई इक्वल हम जानते हैं ई डॉट डी एस। तो ई का पूरी लिख देते हैं, ई इतना दूर तक है ई डॉट डी एस। तो डी एस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन कैप वेक्टर डी एस माने एन कैप मैग्नीट्यूड ऑफ डी एस। तो एन कैप मैग्नीट्यूड ऑफ डी एस, ये दोनों के एक साथ में लिख दिए। तो अपन जानते हैं आर कैप भी यूनिट वेक्टर है, एन कैप भी यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, और दोनों सेम डायरेक्शन था, आर कैप एन कैप। तो आर एन कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 वाला 1 होता है, आर का मैग्नीट्यूड भी 1, एन का मैग्नीट्यूड भी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 माने 1 होगा। तो ये वैल्यू 1 हो गया। डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो 1 हो गया डी एस। अब ये तो हुआ यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन हम पूरा सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालना चाहते हैं। तो पूरा का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए छोटा अगर पता है, छोटा एरिया का पता है, पूरा अगर निकालना है तो इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कीजिए, ये भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन साइन को दे देंगे। तो डी फाई का इंटीग्रेशन ऑफ फाई, इसको हम वैसे लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, चार्ज तो उतना ही है, ये बाहर आएगा। और अगर हम फ्लक्स यहाँ निकालना चाहे, यहाँ निकालना चाहे, यहाँ निकालना चाहे, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हर जगह में, सरफेस में हर जगह बराबर हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये पूरा का हम बाहर दे दें, खाली इंटीग्रेशन होगा डीएस का। डीएस माने छोटा एरिया, तो पूरा एरिया, तो एक स्फीयर का पूरा एरिया होता है अपन जानते हैं, फाई इक्वल टू वही इतना ही लिखे, ये तो इंटीग्रेशन का बाहर है। ये स्फीयर का जो पूरा एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये देखिए 4 पाई कैंसल आउट हो गया, आर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इक्वल टू लिख सकते हैं ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसका कुछ स्पेशल केस भी है। मान लिया जाए इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज अगर नहीं होता, नो चार्ज होता, तो चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स क्या होता, फ्लक्स जीरो हो जाता। अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर में हमारा डाइपोल होता, डाइपोल, तो डाइपोल के बारे में पहले भी हमने बात की, अगर एक प्लस चार्ज होता है कुछ दूरी में एक माइनस चार्ज होता है, तो नेट चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो नेट चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू 0। तो टोटल चार्ज अगर 0 है तब डाइपोल के लिए भी फ्लक्स 0। लेकिन अगर चार्ज खाली यहाँ पर नहीं रहता, यहाँ पर भी रहता है, यहाँ पर भी रहता है, हर जगह में रहता है चार्ज, तो टोटल चार्ज हम लोग Q बराबर क्या लिखते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस, एक जन से लिखते हैं या तो लिखते हैं समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n, ये QI लिखते हैं। तो गॉसेस थ्योरम को हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ QI I इक्वल टू 1 से n तक, ये हमारा गॉसेस थ्योरम हो जाता है अगर हमारे पास चार्ज डिस्क्रीट फॉर्म में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट रहता तो।
तो ये है गॉसेस थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है।